ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है। जे इज़ करंट डेंसिटी, सिग्मा इज़ कंडक्टिविटी एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आई से। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर आई? मनमोहन जाने दे, बोल दे, नहीं आता। एन ई ए वी डी, यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखेंगे। एन ई ए, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? ई टाउ अपॉन एम, वो सिर्फ साइन बताता है। ठीक है, तो I इज़ इक्वल्स टू हो गया एन ई ए को मैं यहाँ लाऊंगी, ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। आई अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी, इज़ इक्वल्स टू हो गया एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पे ई को अगर हटा दो तो एन ई टाउ स्क्वायर अपॉन एम होता है तुम्हारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो जे इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा ई। बहुत टफ था, हमें क्या पता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशन याद होना चाहिए। करंट डेंसिटी इज़ कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बेसिकली याद ही रखना है। इजी सब है, समझ सब आता है, लेकिन याद नहीं रहता। ग्राफ इतने सारे हैं, वी और आई के रिलेशंस इतने सारे हैं, इन चीज़ों को तुम्हारा ब्रेन बढ़ाना पड़ेगा 12th के लिए, समझ सब आएगा। सिर्फ स्टोरेज पावर बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अब उन्होंने बोला है जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है वो कंडक्टर्स होते हैं, जिनकी पुअर होती है वो इंसुलेटर्स होते हैं, और जिनकी इन दोनों के बीच में होती है वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी एक टर्म है, कभी कभी आता है डिफाइन। सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी मतलब होता है जब अपन किसी मेटल या किसी एलॉय का टेम्परेचर एक सर्टन टेम्परेचर के नीचे कर देते हैं, कम कर देते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो वो अपनी पूरी की पूरी रेसिस्टिविटी को खो देता है और वो बन जाता है सुपर कंडक्टर्स। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको अपन कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी ऑफ सम मेटल्स एंड एलॉयज ड्रॉप टू ज़ीरो व्हेन दे आर कूल्ड, मतलब जब हम उनको ठंडा कर दें बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है मेटल्स में। तो अगर हम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे तक कर दें तो वो अपनी रेसिस्टिविटी बिल्कुल खो देते हैं और वो बन जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आ सकती है, ये तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ख़त्म हो चुके हैं, है ना। नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ख़त्म हो चुके हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी और पावर भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी और पावर आ भी जाता है तो ये तुम क्लास 10th में पढ़ चुके हो। एनर्जी V इज इक्वल्स टू होता है VIT, या फिर I स्क्वायर RT, या फिर V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक है, इसकी यूनिट होती है जूल, कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आर। 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। पावर है तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, या P इज इक्वल्स टू VI। पावर की यूनिट होती है वाट, बड़ी यूनिट होती है मेगावाट या फिर किलोवाट। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। आज हम नया पढ़ेंगे, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और नया भी है, दैट इज़ सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली सेल क्या होते हैं? हम सेल लगाते हैं किसी भी सर्किट में,
तो बेसिकली सेल एक ऐसी सोर्स है जो किसी भी सर्किट पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज बना के रखती है, मतलब करंट को बना के रखती है। मतलब ये सेल नहीं हो तो इसमें कंटिन्यूस फ्लो नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला है सेल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन अ फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू डू वर्क डन। क्या होता है, इसमें करंट को बनाए रखने के लिए इसको अपना कंटिन्यू वर्क डन करते रहना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये अपनी जब तक एनर्जी एक्सपैंड नहीं करेगा तब तक सर्किट में करंट, तो इस सेल ये वर्क डन करता है तभी तो सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल ये जो वर्क डन करता है सेल पर यूनिट चार्ज, उसी को अपन कहते हैं ई। ये धोखा है, ये नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जबकि ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल होता है। सिर्फ उसको डिनोट ई से करते हैं, तो फॉर्मूला उसका वही होता है जो वी का होता है। लेकिन वी और ई में क्या अंतर है वो अभी मैं बताऊंगी। आई बात समझ में? तो ये एक मिथ्या है, इसका नाम ऐसा दिया हुआ है, बट इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख के ये मत बोल देना कि इसकी यूनिट न्यूटन होती है। दिस इज़ नॉट अ फोर्स, दिस इज़ अ नेम ओनली गिवन। तो इन्होंने बोला है कि द वर्क डन बाय अ सेल फॉर मेंटेनिंग पर यूनिट चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। तो तुम बोलोगे मैडम पोटेंशियल क्या होता है, तो बेसिकली वो अभी अपन बताते हैं, बाकी इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब अपन देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। हमेशा ये याद रखना, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए, अभी तक तुम लोग क्लास 10th में ये पढ़ते आए हो, करंट यहाँ से गया और यहाँ आ गया, लेकिन करंट हमेशा क्लोज लूप में फ़्लो होता है, इसके अंदर भी फ़्लो होगा। आई बात समझ में? तो कोई भी अगर सेल है, सेल यानी हम ऐसा बनाते भी हैं लैब में सेल, लेग्लांची या डेनियल, ठीक है, फिर हम इससे रेसिस्टेंस लगा दें तो यहाँ से सर्किट जाता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में भी चार्ज फ्लो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोलाइट का या इस सेल का भी खुद का एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि ये भी फ्लो ऑफ चार्ज को ऑपोज करता है, क्योंकि ये भी केमिकल है, इसके अंदर भी चार्जेस को फ्लो होने के लिए कुछ रुकावट को पार करना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक सेल का खुद का एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जो करंट को रोकता है। तो अब अभी तक अपन इस आर को इन्वॉल्व नहीं करते थे, अब हम इस आर को भी इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल होता है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले इंटरनल से डिपेंड करता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड के बीच में, उतना ज़्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली चार्जेस को उतना ज़्यादा ट्रैवल करना है। आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप इन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया डिप है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा। मतलब जितना डिप है, अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट यहीं से यहीं तक भरा है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। आर डिपेंड करता है
आर डिपेंड्स ऑन, आर की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी। ये जो इसमें लिक्विड भरते हैं ना, इसका क्या नेचर है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अपने यहाँ भरा है, उसका उसमें चार्ज कंसंट्रेशन कितना है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो सेल कितना इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये केमिस्ट्री में और अच्छे से मैडम बताएगी प्रोसेस में कि कैसे चार्जेस इधर से इधर फ्लो होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी सेल, अभी अपन बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर की, इन 3 चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब उसके बाद हमारे पास अगली टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन बोलते हैं V, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। आई बात समझ में? जब अपन किसी क्लोज्ड सेल के क्रॉस अगर अपन वोल्टेज लगाएं, जैसे ये सर्किट यदि ऐसा है और हमने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, और यदि मैं इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाती हूँ तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो V आएगी। और अगर ये की बंद है और मैं पोटेंशियल लगाती हूँ, वोल्ट मीटर लगाती हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो E आएगी। जब सर्किट क्लोज नहीं है, तुम करंट नहीं ले रहे सेल से, तुमने ऐसे लाके एक केमिकल लेग्लैंड रख दिया, ठीक है, ऐसा उस पे लाके ऐसा वोल्ट मीटर से देखा, वो कुछ तो भी बताएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा E when the circuit is open and when you start drawing current from the cell, तब जो इसका पोटेंशियल आएगा सेल के अक्रॉस वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा याद रखना V इज़ ऑलवेज लेस देन, जब हम करंट ड्रॉ नहीं करते ना तो वैल्यू ज़्यादा आती है, और जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल, उसके क्रॉस जो वोल्ट मीटर लगाते हैं उसमें वैल्यू कम आ जाती है। मान लो अगर यहाँ 1.8 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे 1.2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट ड्रॉ होने लगता है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे IR पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यही होता है ना पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे यहाँ से करंट डाला, जैसे करंट आई, ये करंट इनसाइड भी तो फ्लो होता है, पहले करंट ही नहीं ले रहे थे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रहा था अंदर, तो पूरा आ रहा था। अब जब तुम करंट लेने लग गए तो इतना तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस हो गया, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो V इज़ लेस देन E, ये याद रखना है। दोनों सेम ही होता है, बस अंतर ओपन और क्लोज का होता है। आई बात समझ में? अब इसके बाद हमको देखना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन V, E एंड R, इन सब में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली ये हमारा एक एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें हमने एक रेसिस्टेंस लगाया है। हमेशा इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को इसके बाजू में बताते हैं स्मॉल r से। अगर दिया है तो लेना है, नहीं दिया है तो नहीं लेना, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो यहाँ पे I इज़ इक्वल्स टू 0 है तो V इज़ इक्वल्स टू E है। अगर हम सर्किट से करंट नहीं ले रहे हैं तो जो पोटेंशियल होगा वो E के बराबर होगा। यस और नो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात, यदि हम इससे करंट लेने लग जाएं तो I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन V इज़ इक्वल्स टू IR होता है। यस और नो? तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इज़ E अपॉन R प्लस R, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। I इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R। आ गई बात समझ में?
तो हम इसको लिख सकते हैं, हमको पता है बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यस और नो? तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। तो इस V को अपन इससे इक्वेट, दोनों I हैं, तो हम लिख सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल्स टू, यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू, इधर उधर ले जाएंगे तो दिस विल बी E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न कर लेना। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल इज E अपॉन V माइनस 1, सब पता है तुमको क्या क्या है। E when no current is drawn, V when the current start drawing, R is external resistance and R is internal resistance। अब तुमको एक और चीज़ बताया, मैंने बोला V हमेशा कम होता है E से। कितना कम होता है? IR इज पोटेंशियल ना, जब E में से इतना पोटेंशियल माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? क्योंकि इतना खा जाता है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस इसमें से इतना वोल्टेज खा जाता है, इसलिए V बन जाता है। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद तुमको एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तुमको खुद को पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। टेबल बना के 4 पॉइंट लिखने, ठीक है? चारों पॉइंट उसमें दिए हैं, थ्योरी में तुम कर सकते हो। आ गई बात समझ में? दोनों वोल्टेज ही हैं। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद हम लोगों को दो न्यूमेरिकल दिए हैं। दिखेगा तो कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे हम लोगों को रीडिंग ऑफ हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस इट इज़ 2.2 वोल्ट। मतलब हमको व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड बाय रेसिस्टेंस। अच्छा, पहले जब हमने रेसिस्टेंस नहीं लगाया था तो इस सेल के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा था वो E इज इक्वल्स टू 2.2 दे रहा था, क्योंकि पहले अपन करंट नहीं ले रहे थे। आई बात समझ में? फिर हमने इसमें क्या कर दिया, 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया, ठीक है? तो उन्होंने बोला वो कितनी रीडिंग देने लग गया, 1.8। तो ये हो गया V, ये हो गया R। तुमको पूछा है व्हाट इज़ द इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है? अ सेल ऑफ EMF E एन इंटरनल रेसिस्टेंस R गिव्स अ करंट ऑफ दिस विथ एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 12 जब रेसिस्टेंस था कैपिटल R तो I इतना था, और जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 25 था तो करंट इतना था। तो उन्होंने बोला कैलकुलेट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो उन्होंने बोला R बी द एक्सटर्नल। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, I इज इक्वल्स टू, जब I इतना था तो R इतना था, निकाल लोगे तो पुट द वैल्यू। 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 अननोन बनेंगे, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद आता है सेल इन सीरीज, सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल, ठीक है? रेसिस्टेंस नहीं है पर सेल पढ़ना है, सेल इन सीरीज एंड सेल। पहला अपन पढ़ते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन मतलब जब हमने एक जैसे लगाते हैं ना अपन, तुम लोग को आज से पहले ही लगा के मैं 2 2 2 करके 6 करा देती थी, यही करते थे ना, वो यही होता है जब सेल क्या होते हैं, सीरीज़ में लगे होते हैं। सबका EMF है E सेम, और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस है सेम, एक जैसे 2 वोल्ट के या फिर ऐसा, तो करंट ऐसा फ्लो होगा। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इसके लिए E इक्विवेलेंट होता है NE। NE मतलब सबको ऐड कर दो, और क्योंकि यहाँ पे सारे एक जैसे हैं और हमने N सेल कनेक्ट किए तो टोटल EMF हो जाएगा NE। आ गई बात समझ में? R इक्विवेलेंट होगा NR,
ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस भी डायरेक्ट ऐड ही होता है। आ गई बात समझ में, ये याद रखना। अब इसके बाद करंट I इज इक्वल्स टू होता है V/R, यस और नो। यहाँ पे V कितना है और R कितना है, ये नहीं है, ये भी है। आई बात समझ में, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी आएगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा इतना। आ गई बात समझ में। केस 1, जब मान लो तुम्हारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत छोटा है यहाँ का, इसके कंपैरिजन में, मतलब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तुम्हारा बहुत कम है, तो तुम्हारा करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल्स टू, ये नेगलेक्ट, हाँ ये नेगलेक्ट, एन से एन कैंसिल, E/R होगा, ठीक है। केस 2, when R is very greater than NR, ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा NE/R, या फिर हम कह सकते हैं N टाइम्स ऑफ, ड्यू टू सिंगल साइन, N टाइम्स ऑफ करंट बाय सिंगल सेल, करंट बढ़ जाएगा। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन से ज़्यादा करंट कब ले सकते हैं, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेसिस्टेंस, व्हेन R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, तभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। अगर मान लो केस 3, अगर हमारे सारे सेल का EMF अलग है, वो सारे सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपॉन R प्लस, अपने पास यहाँ तो सेम था इसलिए NR कर दिया, अगर मान लो अलग अलग हैं तो सबको ऐड करके लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, यस और नो। अब ये तुमने नहीं पढ़ा ना देखा है, पर अब देखोगे, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे रेसिस्टेंस के आते हैं ना सीरीज पैरेलल, वैसे। अब मान लो तुम्हारे पास N EMF कनेक्टेड है पैरेलल में, सबका EMF E और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, यस और नो। और मान लो इसके साइन ऑपोजिट हो गए तो माइनस हो जाएगा, बीच में एक कोई सेल ऐसा लगा है तो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, एल्जेब्रिक सम है। क्यों नहीं आएगी, ये तो ऊपर हो, क्यों नहीं लगेगा, तुम तो कैसे भी लगा दो, वो तो उसका ओवरऑल जो इक्विवेलेंट साइन होगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जो प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर अपन ऐसा नहीं होगा कि बंद फ्लो बंद हो जाएगा, उतनी वैल्यू माइनस हो जाएगी, डायरेक्शन है ना, एल्जेब्रिक सम आएगा न्यूमेरिकल में एक दो जगह। नहीं, अगर दो एक जैसे हैं तब तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, लेकिन अगर मान लो एक बैटरी ज़्यादा है और एक कम है तो चलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस का पोटेंशियल अभी भी बाकी है। आई बात समझ में। मैडम बोले 10th में अधूरा ज्ञान देते हो, फिर यहाँ आके बोलते हो ऐसा ऐसा, है ना। अब यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट होगा वो होगा एक सेल के बराबर। अगर सारे सेल का EMF एक जैसा है और सारे का इंटरनल रेसिस्टेंस R है तो द इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू द EMF ऑफ सिंगल सेल। दूसरी बात, यहाँ पे
ऐसा होगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे 1/RP होगा M/R, अगर सेम है तो, और अगर अलग अलग है तो रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में रेसिस्टेंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ये तो रेसिस्टेंस ही है ना। आ गई बात समझ में? तो दिस इज़ द कंडीशन। अब उसके बाद उन्होंने बोला है एज, हाँ, अब जब तुम इसको इनको सॉल्व करके 1 लगाते हो, यही करते हैं ना, ये RP इज़ व्हाट, इन सब की जगह पे 1 लगाओ। तो उन सब की जगह पे हमने 1 EMF लगा दिया E का, क्योंकि इतना ही है इक्विवेलेंट, और इन सब की जगह पे 1 रेसिस्टेंस आ गया RP। यस और नो? यही होता है। अब ये RP और R काय में है? सीरीज में, इसलिए सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा? I इज़ इक्वल्स टू, या फिर टोटल रेसिस्टेंस, हाँ हाँ, E/, वो आ गया, I इज़ इक्वल्स टू होगा E/R प्लस R/M, हाँ RP। आ गई बात समझ में? यस और नो? यहाँ पे I आया था, यहाँ पे I आया है, क्योंकि एक ही के बराबर होता है, और यहाँ पे होता है R/M के बराबर। ठीक है, हाँ अभी बताएंगे। ठीक है, हो गया। अब केस 1, व्हेन R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है RP से, इससे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला है I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा E/R। ठीक है। केस 2, अगर तुम्हारा RP इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा है पैरेलल में, मतलब ये ज़्यादा है, तो तुम्हारा I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा ME/R, E/R का M टाइम्स। इसलिए अगर पैरेलल में हमको ज़्यादा करंट लेना है तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इसमें एक्सटर्नल ज़्यादा, याद रखना। अगर पैरेलल में हमको ज़्यादा करंट लेना है ये सेल्स से, तो इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का ज़्यादा होना चाहिए, और सीरीज़ में है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है। अब केस 3, अभी तुम लोगों को केस 3 में उन्होंने अलग अलग EMF का पैरेलल में नहीं बताया है 12th में, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि EMF तो सेम है, हमेशा पैरेलल में तुमको वही न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें सारों के EMF सेम होंगे, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो वो तुम ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन EMF तुमको 12th में सेम वाला ही आएगा, अगर पैरेलल में आया तो। सीरीज़ में आया तो अलग अलग आ सकता है। आ गई बात समझ में? ओके। अब इस पे बेस्ड तुमको आएंगे न्यूमेरिकल्स, ये तो बहुत कम आता है, डायरेक्ट डेरिवेशन, आपको आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब बोला है 2 आइडेंटिकल सेल्स व्हेन जॉइन टुगेदर इन सीरीज एंड, एक जैसे हैं, पहले सीरीज़ में लगाया तो वो दोनों सेम करंट ले रहे हैं, मतलब ये I और ये I बराबर है। आ गई बात समझ में? और वो किसके, व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और दोनों में R है, कैपिटल R है 2 ओम। यस और नो? तो तुम्हें निकालना है फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस, टफ नहीं है, इक्वेट कर दोगे कैसे भी। देखो पहले करंट इन द सर्किट पहले निकाला सीरीज़ में, व्हेन 2 सेल्स एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज 2, जब दोनों को सीरीज़ में किया तो इक्विवेलेंट हुआ 2E, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ 2 + 2R, क्योंकि एक्सटर्नल 2 है और इंटरनल ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट सीरीज़ में।
आ गई बात समझ में? तो आई इज इक्वल्स टू हो गया 2e अपॉन, पक्का आ गया सबको? इफ़ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो ईएमएफ तो ई ही रहना है, 1/r ठीक है। टोटल इंटरनल होगा 1/r प्लस 1/r, तो ये हो जाएगा r/2। टोटल इंटरनल टोटल रेसिस्टेंस r प्लस r/2। करंट होगा ई अपॉन, यही होगा, इन दोनों को इक्वल कर दो, यही बोला है, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों में सेम करंट ले रहा है, बोला ना उसने, जब हम ऐसा करते हैं तो। अब देखो, व्हेन 14 सेल्स आर इन सीरीज, मतलब n इज इक्वल्स टू दिया है आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कैपिटल R, देन द करंट इज फाउंड इज, तो I दे दिया, R दे दिया, N दे दिया, ठीक है। When same cell after being connected in parallel, तो M भी 14 है, क्योंकि हमने इन्हीं को कितने में लगाया है, पैरेलल में। जॉइन एंड ऑफ रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, देन द करेंट इज ऑल्सो चेंज, ये R बदल गया, ये I बदल गया, M दिया हुआ है, दो इक्वेशन, दो अननोन बनेंगे। ER में एक इक्वेशन ये बनेगी, ER में एक इक्वेशन ये बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके E और R की वैल्यू, यस और नो? यस मैम। ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब होता है, अब सेल सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, और पैरेलल में भी, मतलब कॉलम बन गया मैट्रिक्स टाइप का, समझ में आ गया? इजी है, मैथ्स है, इट्स मैथ्स। कितना मिनट हो गया? नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, आगे का हम कल पढ़ेंगे।